माफिया था। और जाहिर सी बात है कि मुख्तार अंसारी के गांव के लोग मसीहा इसलिए मानते हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से चूंकि मदद पहुंचाता था। लेकिन अगर हम फिर भी बात करें तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यादव जो है वो एक प्रभावी फैक्टर के रूप में काम करते हैं वहां पर, जो यादव वोटर हैं और खासतौर पर जो मुस्लिम वोटर हैं। कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की जो तादाद है वो अच्छी खासी है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये जो गाजीपुर सीट होगी वो उस सीट पर मुकाबला टफ इसलिए रहने वाला है क्योंकि परिसीमन के बाद जो पूरा मोहम्मदाबाद क्षेत्र है वो चूंकि बलिया लोकसभा में चला गया है। और देखा जाए तो मोहम्मदाबाद जो सीट है, जो विधानसभा है, उसको भूमिहार बाहुल्य मानते हैं। तो निश्चित तौर पर हालांकि पारसनाथ राय को चूंकि बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और जाहिर सी बात है कि भूमिहार फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, चूंकि मनोज सिन्हा के बेटे के नाम की पहले चर्चा जरूर थी, लेकिन उनके बेटे पर बीजेपी ने दाव ना खेलकर पारसनाथ राय पर दाव खिलाया। और पारसनाथ राय चूंकि पुराने नेता है वहां गाजीपुर के, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि उस सीट पर मुकाबला कितना रोचक होता है और जीत किसकी होती है। तो देखिए 7 और प्रत्याशियों की सूची जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। कई इनमें से ऐसी सीटें थी जिन पर सबकी निगाहें थी, चाहे वो गाजीपुर सीट हो, मैनपुरी हो या फिर बलिया हो, क्योंकि अविनाश बलिया सीट पर भी लगातार जो है वो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब उससे पेच को साफ कर लिया गया है। जो यहां पर देखा जा रहा था कि मामला बिगड़ रहा है, उसको तमाम चीजों पर, अटकलों पर विराम लगाते हुए अब कहीं ना कहीं जो नाम है वो इस सीट पर साफ कर दिया गया है। तो बलिया सीट भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती पेश कर रही थी बीजेपी के सामने। तो बलिया सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी इस नाम के साथ नीरज शेखर के? देखिए, जहां तक सवाल बलिया का है तो वहां से मौजूदा सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त, और चूंकि वो संगठन के आदमी हैं और पहले कई मोर्चों पर बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार ये संभावित था कि उनका टिकट वहां से कट सकता है। और जिन नामों की चर्चा थी उसमें नीरज शेखर का नाम सबसे ऊपर पहले से था। हालांकि चर्चा ये भी थी कि हो सकता है कि दयाशंकर सिंह या फिर आनंद स्वरूप शुक्ला, जो कि योगी 1.0 में मंत्री हुआ करते थे, उनको भी बीजेपी टिकट दे सकती है। लेकिन आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया है। और इसी जहां तक सवाल बलिया का है तो बलिया मिश्रित बाहुल्य वाला इलाका है, चाहे हम अगड़ों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, दलित हो या मुसलमान हो, लेकिन फिर भी कह सकते हैं बलिया थोड़ी सी सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए। और चूंकि चंद्रशेखर के नाम पर वो सीट इसलिए भी सेफ हो जाती है क्योंकि चंद्रशेखर बलिया के रहने वाले थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं के बेटे हैं नीरज शेखर। तो हो सकता है कि उसी गणित के हिसाब से, उसी रणनीति के हिसाब से बीजेपी ने नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया हो। बिल्कुल अविनाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए 7 और प्रत्याशियों के नामों का खुलासा यहां पर करते हुए एक बड़ा खेल बीजेपी की तरफ से। देखिए इन नामों के जरिए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश, मछली शहर से बीपी सरोज को टिकट दिया गया, इसके पीछे भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी बीजेपी की। गाजीपुर से पारसनाथ को टिकट दिया गया है, अफजाल अंसारी के साथ उनका जो मुकाबला है वो रण में होगा। तो बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। मैनपुरी से जयवीर ठाकुर को मैदान में उतारा गया है, जिनका सामना डिंपल यादव से होगा। तो कौशाम्बी से विनोद सोनकर को टिकट दिया गया है। तो ये 7 प्रत्याशियों की सूची आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी पर भरोसा बीजेपी की तरफ से जताया गया है। तो बलिया से नीरज शेखर को टिकट दे दिया गया है। यहां पर भी लगातार कश्मकश में बीजेपी दिखाई पड़ रही थी, यहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब नीरज शेखर के नाम पर जो मुहर है वो लग गई है। मछली शहर से बीपी सरोज को टिकट दिया गया है। तो ये वो 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कौशाम्बी से विनोद सोनकर को टिकट दिया गया है, गाजीपुर से पारसनाथ राय। तो आपको बता दें कि यहां पर जातीय समीकरण को बेहद ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये बड़ा खेल। तो आपको बता दें कि फूलपुर से प्रवीण पटेल, मछली शहर से बीपी सरोज। संवाददाता विकास चंद्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विकास, बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और इन 7 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के साथ जातीय समीकरण को बेहद खास ध्यान दिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में खासतौर पर उत्तर प्रदेश पर बहुत ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करके चल रही है और पार्टी की तरफ से ये कोशिश दिखाई दे रही है कि किसी भी तरह की गलती ना हो, क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा है और अपने 2019 के रिकॉर्ड को पार्टी यहाँ तोड़ना चाहती है। यानी जितनी सीटें उसको 2019 में मिली थी उससे ज्यादा सीटें इस बार पार्टी यहाँ से
लेने की रणनीति पर चल रही है। यही वजह है कि फूक फूक कर कदम उठा रही है। और आज जो सूची जारी की गई है उसमें आप देखें कि 7 प्रत्याशियों के नाम है। इसमें से इलाहाबाद की जो सीट है वो थोड़े चौंकाने वाली है, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट गया है। हालांकि इसकी पुख्ता कारण क्या है, हालांकि परफॉर्मेंस सबसे बड़ा आधार बनाया गया है, लेकिन जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को बीजेपी इस बार विशेष ध्यान रखी है। और जब बताया ये जा रहा है कि जो इनके बेटे की राजनीति थी उसका खामियाजा मां को उठाना पड़ा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो बेटे ने इनकी एक गड़बड़ी की थी, जिसका गड़बड़ी का आरोप लगा था, तो वो वजह बताई जा रही है कि रीता बहुगुणा जोशी का एक टिकट कट गया है। लेकिन आप देखें खासतौर पर मछली शहर को लेकर के काफी गुहापोह की स्थिति थी कि किसे टिकट दिया जाएगा। बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और नेता रहे हैं, पूर्व सांसद हैं डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, तो कहा जा रहा था कि डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री को मछली शहर से बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन आज जो लिस्ट सामने आया है तो उसमें प्रत्याशी जो है वो बीपी सरोज को बनाया गया है। उसी तरीके से आप देखें कि विनोद सोनकर जो मौजूदा वक्त में भी सांसद है, उनके टिकट भी कटने की बात की जा रही थी, यानी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। या ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कहीं और से पार्टी टिकट दे, लेकिन उनको पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। तो आप देखें कि इसमें महत्वपूर्ण पार्टी के लिए मैनपुरी सीट भी है। हालांकि देखिए सब कुछ है, फूलपुर की अगर आप बात कर लें, प्रवीण पटेल को पार्टी ने यहाँ राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को देखते हुए मैदान में उतारा है। और आज जो लिस्ट पार्टी की तरफ से जारी किया गया है उसमें बलिया भी है, गाजीपुर भी है, और गाजीपुर से पारसनाथ राय को पार्टी ने मैदान में उतारा है। शुद्ध रूप से जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए पारसनाथ राय को पार्टी ने टिकट दिया है। बिल्कुल विकास, अब बने रहिए हमारे साथ। तो कौशाम्बी से विनोद सोनकर, ये वो तमाम नाम हैं जिन पर मंथन के बाद अब इन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन अगर इन सीटों पर जातीय समीकरण को देखें, यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की रही है उस पर अगर गौर करें, चाहे वो मैनपुरी है, गाजीपुर है, ये ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और अब यहाँ से तस्वीर साफ हो गई है। मैनपुरी की मैं लौटूंगी विकास जी आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे भी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शुभम, देखिए जिसका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। 7 और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। इन 7 प्रत्याशियों को इन सीटों पर तमाम स्ट्रैटेजी को बीजेपी की अगर देखें तो क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए कि फिलहाल जो बची हुई सीटें थी उनमें 7 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है प्रयागराज को लेकर के, जिसमें अगर हॉट सीट की सबसे ज्यादा बात करें तो प्रयागराज, मैनपुरी और इसके अलावा गाजीपुर, बलिया, यही वो हॉट सीट थी। इन सीटों पर तमाम प्रत्याशियों को लेकर के मंथन चल रहा था, कई बड़े नाम भी चल रहे थे। और ऐसे में फिलहाल अभी इन सीटों की अगर हम बात करें तो 60 सीटों में मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को मौका दिया गया है, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर की जो सीट है वहां से प्रवीण पटेल, प्रयागराज से इस बार क्योंकि लास्ट टाइम रीता बहुगुणा जोशी थी उनका टिकट कटा है, तो ऐसे में नीरज त्रिपाठी को वहां से मौका दिया गया है। बलिया से नीरज शेखर जो चंद्रशेखर जो हैं उनके परिवार से आते हैं, उनके घर से आते हैं। दूसरा मछली शहर से बीपी सरोज, गाजीपुर से पारसनाथ राय, इनको मौका दिया गया। गाजीपुर की सीट पर लगातार तमाम तरह के कयास चल रहे थे, क्योंकि गाजीपुर वो सीट है जहां पर कहीं ना कहीं फाइट मिलती नजर आएगी। और इन सीटों पर क्या कुछ समीकरण रहेंगे, क्या कुछ चीजें रहती, इन्हीं तमाम चीजों की वजह से ही मंथन चल रहा था लंबे समय से। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और जो स्टेट है दोनों ही जगहों पर इसको लेकर के काफी ज्यादा मंथन चल रहा था। फिलहाल इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा अब भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। इन तमाम चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी इन 7 सीटों पर उतरने जा रही है। और गौरतलब है हर एक सीट को लेकर के, हर एक सीट को की जो क्षेत्रीय और उसके साथ जातीय समीकरण तमाम चीजों को ध्यान रखती है, तो लिहाजा वो सब कुछ इस सूची में 7 प्रत्याशियों के नामों में नजर आ रहा है। और वही चीज यही जो लगातार जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो अभी बीते दिनों जब बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी थे, तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि जो प्रत्याशी हमारे हैं वो सबके सब इस बार जीतने वाले हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इन प्रत्याशियों की भी घोषणा की गई है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने गाजीपुर का जिक्र किया है और अब पारसनाथ राय को जो है बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिनका सामना अफजाल अंसारी से होगा, तो इस मुकाबले पर अगर नजर डालें तो ये कितना कड़ा रहने वाला है?
जी बिल्कुल, देखिए कि अगर इस सीट पर मुकाबले की बात करें तो निश्चित तौर पर इस सीट पर अभी तक मुख्तार अंसारी या उसके परिवार के लोगों का प्रभाव रहा है। और बीते चुनाव में भी मनोज सिन्हा जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर हैं, उनका भी काफी ज्यादा गाजीपुर के सीट से कह सकते हैं कि कनेक्शन रहा है और लिहाजा उनके कनेक्शन को ही ध्यान में रखते हुए लास्ट टाइम उनको जब मौका दिया गया था लेकिन वो सीट पर चुनाव नहीं जीत पाए थे। और ऐसे में इस बार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि एक बार फिर से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति के साथ उस सीट पर उतरने का प्रयास रहेगा। फिलहाल जब माफिया मुख्तार अंसारी के मौत के बाद कुछ वहां पर उस सीट पर कह सकते हैं आपकी इस बार कहीं ना कहीं एक जो समीकरण है वो मजबूत नजर आएंगे दोनों ही तरफ से, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछली बार अपने हारों से सीख लेते हुए हार से सीख लेते हुए तमाम अपनी स्ट्रेटजी में भी बदलाव किया है। और ऐसे में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का कितना कुछ प्रभाव इस सीट पर पड़ता है, इन तमाम चीजों का ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी की घोषणा निश्चित तौर पर की गई होगी। और इस सीट पर लंबे समय से माफिया मुख्तार अंसारी और उसका चाहे दबदबा रहा हो चाहे घर के दबदबा रहा हो, और क्योंकि कानून व्यवस्था को हमेशा से ठेंगे पे इस परिवार ने रखा है, तो लिहाजा इन तमाम चीजों का भय भी लोगों में गाजीपुर की सीट पर अक्सर दिखाई देता रहा है, चाहे वो वोटर्स हो चाहे वो आम जन हो वहां के। तो लिहाजा ये सीट अपने आप में टफ रहने की उम्मीद थी। और ऐसे में अब जब गाजीपुर से पारसनाथ राय का नाम रखा गया है तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि एक बड़ी चुनौती, दोनों ही सबसे ज्यादा इस सीट पर फाइट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन बात करते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो कोई भी प्रत्याशी बिना समीकरण बिना तमाम चीजों को ध्यान में रख के ही जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जमीन पर ग्राउंड पर उतारा जाता है। तो ये कह पाना कि जो है पिछली बार अगर हार हुई थी तो इस बार भी परिणाम वैसे होंगे, तो इसमें थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसने प्रत्याशी का ऐलान करती है उसको अपने हर पैरामीटर पर परफेक्ट पाने के बाद ही उसको मैदान पर उतारती है। और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार का जो प्रभाव रहता है, एक एक वोट बैंक पर एक एक वोटर्स पर सब पर नजर रहती है। और ऐसे में जब ये पूरा काफिला उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि पूर्वांचल से लेकर के तमाम अलग अलग जिलों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बड़े रोड शो करते हैं, बड़े रैलियां करते हैं, तो उन रैलियों से एक संदेश ही जाता है, वो संदेश लगभग सभी सीटों पर प्रभाव डालता है। तो कितना कुछ असर गाजीपुर की सीट पर पड़ेगा, कितना कुछ असर अलग अलग सीटों पर पड़ेगा, तो ये सबसे ज्यादा अहम आने वाले दिनों में होगा। कौशाम्बी से विनोद सोनकर, तो आपको लगातार वो नाम बता रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी किए गए हैं, तो 7 और प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। ये बड़े कैंडिडेटों का ऐलान यहां पर कर दिया, क्योंकि इनमें से कई ऐसी सीटें थी जिस पर लगातार जो है वो पेच फंसा हुआ था। ये वो सूची है जो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हर एक समीकरण को ग्राउंड से हमारे संवाददाता शुभम पांडे भी हमें समझा रहे हैं। गाजीपुर की तो हमने बात की यहाँ पर शुभम, लेकिन अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में जो जयवीर ठाकुर को मैदान में उतारा गया डिंपल यादव के खिलाफ, ये क्या डिंपल यादव के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं या बीजेपी के लिए रिस्की हो सकता है ना? देखिए, जो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में गढ़ों की, तो जैसे रायबरेली अमेठी हो गया, ये कांग्रेस का गढ़ है, इसी तरह मैनपुरी आजमगढ़, ये अलग अलग सीटें उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां हैं उनके अपनी कुछ सीटों पर रहता है। इन्हीं सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग तरीके से प्लानिंग करती है, जिससे कि कड़ी टक्कर उनके जो प्रत्याशी हैं उनको दी जा सके। और ऐसे में जब जयवीर सिंह ठाकुर का नाम अगर मैनपुरी से आ रहा है, तो आप समझिए कि जयवीर सिंह ठाकुर के प्रत्याशी के तौर पर ऐलान होने के बाद डिंपल यादव, अखिलेश यादव, ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं, इनके लिए लड़ाई उतनी आसान रहने वाली नहीं है। और ऐसे में जब ये प्रत्याशियों के ऐलान के बाद आप समझिए कि जयवीर सिंह ठाकुर मजबूत पकड़ रखते हैं, उधर के क्षेत्र में काफी ज्यादा भी उनके नाम को लेकर के चर्चाएं चल रही थी बीते दिनों, और कई लेवल पर सर्विस में जो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ये टेस्टेड पाया गया कि अगर उनको उस सीट से चुनाव लड़ाया जाता है तो सिर्फ फाइट ही तक मामला नहीं रहेगा, नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। तो ऐसे में फिलहाल अब कड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि एक बड़ा कैंडिडेट और एक ऐसे कैंडिडेट को वहां पर उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी नहीं सीधा टक्कर जो डिंपल यादव से लेता हुआ नजर आए। बिल्कुल, तो देखिए 7 प्रत्याशियों का नाम ऐलान यहां पर कर दिया गया है और एक एक सीट का समीकरण हम समझ रहे हैं हमारे संवाददाता जो कि ग्राउंड पर है और बेहतर तरीके से वो स्थिति को भाप भी रहे होंगे कि क्या माहौल चुनावी जो है वो ग्राउंड पर बना हुआ है। लेकिन अगर बलिया से बात करें तो बलिया पर नीरज शेखर पर भरोसा बीजेपी की तरफ से जताया गया है। वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटा गया है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी की देखी जाए और जो वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा है उसके पीछे क्या कारण?
जी बिल्कुल, देखिए कि तमाम पैरामीटर्स होते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो भी सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के सांसद हो, चाहे किसी भी पद पर हो, स्पष्ट दिशा निर्देश यही रहते हैं केंद्रीय नेतृत्व और राज्य इसके स्तर पे कि जो भी योजनाएं, जो भी काम सरकारों की तरफ से किया जा रहा है, वो हर उस जनप्रतिनिधि का काम है कि बेहतर से बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। और ऐसे ही कुछ कार्य होते हैं जिस पर वो अपना रिपोर्ट कार्ड हर सांसद का तैयार करवाते हैं, और इन्हीं कुछ चीजों में बताया जा रहा है कि जहां पर फिट होते हुए वीरेंद्र सिंह मस्त नजर नहीं आ रहे थे, और उसकी जो थोड़ी बहुत नाराजगी भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच से भारतीय जनता पार्टी को महसूस हुई। तो लिहाजा आप समझिए नीरज शेखर साफ सुथरा नाम, पॉलिटिक्स में अभी तक किसी भी तरह से विवादों से जुड़ा हुआ नहीं, बेहतर तरीके से काम और अपने प्रोडक्टिविटी दर्शाते हुए नजर आते हैं, अलग अलग मौके पर दिखते हैं। और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी जब कई सारी चर्चाएं होती है तो निश्चित तौर पर वहां पर भी सारी चीजें बेहतर नजर आती हैं। तो नए चेहरे के साथ वहां पर इस बार बलिया से जो है वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटने के साथ नीरज शेखर को मैदान में उतारा है, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जहां जहां जैसे ही किसी भी सांसद को लेकर के नाराजगी से जरा सी भी किसी क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को खबर भी लगती है तो सबसे पहले अपने वो जो वर्तमान के सांसद हैं उनके बारे में सारी जानकारी जुटाने के बाद अगर किसी भी तरह से नाराजगी इतनी ज्यादा है कि वहां के लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। और यही कुछ वो बड़े फैसलों में है कि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा है, दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा। ये सब सिटिंग सांसद हैं, अभी वर्तमान पे सांसद, इन सबका टिकट काट दिया है, नए प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। तो एक बड़ी चुनौती भी है, बड़े चेहरों के साथ भी, सामान्य चेहरों के साथ। बिल्कुल शुभम, लौटेंगे आपके पास और मानवेंद्र का भी रुख कर लेते हैं जो प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, और सुशांत भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मानवेंद्र, आपका रुख यहाँ पर कर लेते हैं, और रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर अब नीरज त्रिपाठी पर भरोसा जताया गया है। ये मुकाबला, ये जो दाव खेला गया है बीजेपी की तरफ से, किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, रीता जोशी का टिकट काटा गया है इलाहाबाद लोकसभा सीट से, और फूलपुर लोकसभा सीट से केशरी देवी पटेल का टिकट काटा गया है। तो दो जो महिला सांसद थी वो दोनों, उनका टिकट काटा गया है, और इलाहाबाद लोकसभा सीट से रीता जोशी की बजाय नीरज त्रिपाठी को दिया गया है, जो पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी के सुपुत्र हैं। और पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी आखिरी समय में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए थे, उसके पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष थे, तो पार्टी में उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। लेकिन जिस तरह से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया इलाहाबाद लोकसभा सीट में, चूंकि 3 लाख से ज्यादा वहां पर ब्राह्मण है उस लोकसभा सीट में, और ये माना जा रहा था कि कोई ब्राह्मण कैंडिडेट ही आएगा, लेकिन तमाम दावों के बीच में नीरज त्रिपाठी, जो कि राजनीति में उतने सक्रिय नहीं दिखाई दिए, किसी बीजेपी के बड़े कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम में वो नहीं दिखाई देते, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल अपर महाधिवक्ता यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उनको टिकट दिया है, पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। तो एक तरह से केशरीनाथ त्रिपाठी जो पुराने भाजपा नेता रहे हैं, बिल्कुल। और मानवेंद्र, अब यहाँ पर देखना होगा कि नीरज त्रिपाठी इस भरोसे पर किस तरह से खरा उतरते हैं। और एक बार फिर से गाजीपुर का रुख कर लेते हैं, जो हमारे संवाददाता सुशांत भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुशांत, पारस